हेलो एवरीवन। आदर्श कोचिंग के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने क्लास 12th के फिजिक्स के बारे में अध्ययन करना शुरू किया था, तो हम लोग आवेश के बारे में पढ़ चुके हैं कि आवेश क्या होता है, और साथ ही साथ हमने इसके जो यूनिट्स होते हैं, जो इसकी मात्रक होता है, उसको भी हमने साथ में डिस्कस किया था। तो इसके आगे अब हम लोग पढ़ते हैं कि आवेश की जो आगे की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, उनके जो गुणधर्म होते हैं वो क्या होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है आवेशों के गुणधर्म। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होता है, तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज भी एग्जाम में पूछता है। तो प्रॉपर्टीज में आपका जो पहली प्रॉपर्टी है वो है आपकी आवेशों को जोड़ा कैसे जाता है। पे देखिए यहाँ पे लिखा है कि विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है ना, एक अदिश राशि है, और किसी भी निकाय में कुल आवेश में उपस्थित सभी आवेशों के बीजीय योग के तुल्य होता है। मतलब इसका कहने का ये है कि इसमें जो टोटल आपका आवेश होता है, पॉजिटिव और निगेटिव वाला, ये दोनों आपस में बराबर रहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि किसी निकाय में कुल धनावेश, यानी जिसको हम प्लस पी से डिनोट कर रहे हैं, और कुल ऋणावेश जिसे हम माइनस एन ई से डिनोट कर रहे हैं, तो उस पर जो कुल आवेश होगा उसको जोड़ दिया जाएगा, यानी प्लस पी प्लस माइनस एन ई, इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो यहाँ से देखिए आपका ई तो कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे ई कॉमन हो गया तो इन ब्रैकेट क्या बचेगा, पी माइनस एन, ये आपका कुल आवेश आ गया है। तो इस कंडीशन में जो P माइनस एन है आपका, वो धनावेश की ऋणावेश पर कितनी अधिकता है इसके बारे में दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए अगर आपने P माइनस एन लिया है और E हमारा ब्रैकेट के बाहर है, यानी कॉमन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो सब में कॉमन है। तो इस कंडीशन में अगर P की वैल्यू आपकी N से बड़ी होगी, इसका मतलब ये है जो आपका पदार्थ होगा वो धनावेशित होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। इसके विपरीत अगर आपकी P की वैल्यू छोटी होगी n से, तो आपका पदार्थ जो है वो ऋण आवेशित होगा, यानी कि -40 पे होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वही सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखा है। कह रहा है कि अगर P की वैल्यू n से बड़ी हो गई तब पदार्थ आपका धनावेशित होगा, जबकि P की वैल्यू n से छोटी होने पर पदार्थ ऋण आवेशित होगा। तो यदि किसी पदार्थ पर आवेशों का योग शून्य हो तो वह पदार्थ उदासीन कहा जाता है। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि जितने प्लस हों उतने ही माइनस हों। जैसे मैंने यहाँ पे एक मान लीजिए आवेश Q होता है, ठीक है, Q होता है, Q1 की वैल्यू आपको दिया है 4, यानी प्लस का 4, और Q2 की वैल्यू दी है आपको -4, ठीक है। अगर मुझे टोटल आवेश पूछा जाए बीजी योग, तो Q टोटल मतलब टोटल आवेश जो हमारा निकलेगा, हमें आवेशों को जोड़ना पड़ेगा, यानी Q1 प्लस Q2, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए जब आप Q1 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और Q2 की वैल्यू रखेंगे, तो Q1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है, और Q2 की वैल्यू आपकी क्या है, -4 है। तो प्लस माइनस कट के आपका कितना आ गया, 0 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपका पदार्थ है ये उदासीन है। तो सेम चीज यही बता रहा था कि आवेशों को जोड़ा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की इसकी बात करते हैं, वो है आवेशों का निश्चरता, ठीक है। जो विद्युत आवेश होता है, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। निश्चरता मतलब इनवेरियंस, इनवेरियंस का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी चीज जो चेंज ना हो, यानी अनचेंज हो, है ना भाई। कोई ऐसी चीज जो अनचेंज हो, यानी चेंज ना हो, तो उसे हम कहते हैं निश्चरता। तो आवेश भी आपका सेम वही है। आवेश किसी भी वस्तु की वेग पर डिपेंड नहीं करता,
चाहे वो विरामावस्था में हो चाहे वो गति अवस्था में हो, उसका वेग जो होगा वो हमेशा समान होगा। तो ये आपका प्रॉपर्टी यही बताता है कि किसी वस्तु पर आवेश निर्देश तंत्र के चुनाव से स्वतंत्र होता है, अर्थात वस्तु पर आवेश उसके वेग पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, कोई वस्तु कितनी स्पीड से जा रही है या फिर वो स्थिर ही है, इस बात का कोई मतलब नहीं है इस आवेश पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपकी जो प्रॉपर्टी है ये वाली, इसका मतलब आपका यही है कि यहाँ पे Q आपका विरामावस्था में हो या फिर गति अवस्था में हो, दोनों आपस में बराबर रहेगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला भी दे रखा है कि यहाँ पे आप किसी भी वस्तु का जो है द्रव्यमान निम्न सूत्र से निकाल सकते हैं। समझ गए आप लोग? यहाँ पे देखिए, अगर कोई वस्तु है, m आपकी क्या है, गतिशील वस्तु का द्रव्यमान, मतलब जो वस्तु चल रही है उसका द्रव्यमान। O है आपका जो वस्तु स्टैटिक अवस्था में यानी विरामावस्था में उसका द्रव्यमान, अपॉन रूट में 1 - v² अच्छा 1 - v², v मतलब उसका चाल, वस्तु का जो द्रव्यमान है उसका चाल है, और c आपका प्रकाश का चाल है, वो भी निर्वात में। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप किसी भी वस्तु का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि विद्युत आवेश का संरक्षण। तो विद्युत आवेश का संरक्षण क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि जो विद्युत आवेश होता है आपका, वो कंजर्वेटिव रहता है, मतलब संरक्षित रहता है। इसका मतलब यह है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आप लोग समझ सकते हैं कि अगर जैसे आपने एक कांच का छड़ लिया, इसे किसी जो आपका रेशम का कपड़ा होता है, मान लीजिए आपका रेशम का कपड़ा है, आपने इसको इससे टच कराया यानी रगड़ा, तो इसमें बराबर के आवेश उत्पन्न होते हैं। जितना की निगेटिव चार्ज इस कपड़े में आएगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज आपका इस रॉड में आएगा। तो प्लस माइनस आपस में बराबर होंगे। तो ये सेम चीज ये बताता है, कंजर्वेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का सिद्धांत जो है आपका यही बताता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ परिभाषाएं लिखी हुई हैं, आप इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेम चीज वही बता रहा है, कपड़े वाली, ये रॉड को रगड़ने पे उतना ही आवेश रहेगा जो पूर्व में था। ठीक है, ये सब चीजें आपको बता रही है। तो देखिए यहाँ से क्या होता है कि इसका जो मेन डेफिनेशन यहाँ से क्या बनेगा कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश का केवल स्थानांतरण होता है। ठीक है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इसका स्थानांतरण किया जा सकता है, और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें दिया गया है, इसको भी आपको याद रखना है। फर्स्ट इसमें दिया है कि 1 EMU आवेश जो है वो बराबर होता है 3 × 10⁻10 ESU के। तो यहाँ पे ESU क्या है, EMU क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था। जो EMU है आपका, वो आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय मात्रक है। ठीक है, जो आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक है। और जो ESU है आपका, वो स्थिर विद्युत मात्रक है। जो आवेश का स्थिर विद्युत मात्रक है वो है आपका ESU। और यहाँ पे जब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 1 EMU/1 ESU, तो यहाँ पे जो आएगा हमारा, वो आएगा 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर/सेकेंड। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जब भी किसी, यहाँ पे देखिए ये चीज़ इनवेरियंस का चीज़ ही बता रहा है कि गतिमान अथवा स्थित होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आवेश समान होता है। ये चीज़ हमने पढ़ रखा था इनवेरियंस वाला। और थर्ड आपका दिया है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और उसके पर कितना आवेश होता है। इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये चीज़ें, ये जो आपको सारणी दी हुई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका यूज आपको करना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसका द्रव्यमान होता है 9.109 × 10⁻31 किलोग्राम। और प्रोटॉन का जो होता है 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम। फिर न्यूट्रॉन का भी लगभग सेम ही होता है, 1.674 × 10⁻27 किलोग्राम।
अब आवेश की बात कर लेते हैं तो दोनों में सेम चार्ज होता है, बस प्लस माइनस का। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे आपका आवेश होता है -1.6 गुणे 10 के पावर -19 गुलाम, और प्रोटॉन पे जो आवेश का मान होता है वो +1.6 गुणे 10 के पावर -19 गुलाम होता है। और न्यूट्रॉन तो आपको पता है कि न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, यह उदासीन होता है, यानी कि शून्य होता है। इसके साथ आपको एक फॉर्मूला और याद रखना है। मान लीजिए आपके पास कोई आवेश Q है और उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या n दी हुई है, और इलेक्ट्रॉन पर मान आपका E है, तो इसके बीच जो संबंध वाला फॉर्मूला बनता है वो बनता है आपका Q बराबर NE। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके बहुत सारे आते हैं, इस फार्मूले को आपको नोट करके रखना है और याद करके रखना है। ठीक है, Q आपका क्या है, आवेश है यानी चार्ज है, N आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E आपका एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है वो है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है आपका, -1.6 गुणे 10 की पावर -19 गुलाम। तो ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अच्छा, तो आगे हम लोग देखते हैं कि कूलाम का नियम यानी कूलाम्स लॉ। तो कूलाम्स लॉ क्या कहता है, तो आपको याद होगा कि आपने पिछली कक्षाओं में एक नियम पढ़ा था कि अगर कोई दो पिंड हैं, एक का द्रव्यमान m1 है और दूसरे का द्रव्यमान आपका m2 है, और इनके बीच की दूरी आपको r दे रखी है, तो इसके मध्य जो कार्य करने वाला आपका बल होता था वो होता था F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, G आपका जहाँ पे क्या है, आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक है G। तो इसी के जैसा इनका भी फॉर्मूला है। तो इन्होंने क्या बताया था, देखिए इन्होंने क्या बताया था कि वही सेम चीज़ इन्होंने भी बताया था जो हम लोग पीछे पीछे जो है पढ़ा हुआ है, वही चीज़ इन्होंने भी बताया था। इन्होंने ये कहा था कि अगर समान प्रकृति मतलब सेम नेचर वाले आपके पास चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे को दूर भेजते हैं। अगर विपरीत नेचर वाले हैं, मतलब जो उनकी प्रकृति है वो विपरीत है यानी प्लस माइनस है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये गुण होता है आवेशों का। तो जो दूर भेजता है और जो पास में लाता है ना, ये दोनों आपके बीच क्या है, ये बल है। ये बल ही है जो किसी भी दो वस्तुओं को दूर भेज रहा है या फिर दो वस्तुओं को पास में ला रहा है। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, इनके नेचर पे, ये किस नेचर के हैं, है ना। तो इन्होंने भी यही बताया था कि अगर आपके पास, देखिए यहाँ पे इन्होंने ये बताया था कि अगर आपके पास कोई दो आवेश हैं, मान लीजिए Q1 और Q2, आपके पास दो आवेश हैं, ये दोनों किसी डिस्टेंस यानी दूरी r पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच जो कार्य करने वाला विद्युत बल होगा वो इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी Q1 इंटू Q2 के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, और क्या बताया था कि जो इसकी दूरी है ना, तो बल क्या हो गया, बल इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो गया इस तरीके से, और इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फर्स्ट स्टेप में ये बताया और सेकंड स्टेप में इन्होंने ये बताया। तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट बना और यहाँ से इक्वेशन आपका सेकंड बन गया। तो इन दोनों इक्वेशन को मिलाकर एक इन्होंने फॉर्मूला दिया, वो है आपका एफ प्रोपोर्शनल। दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे तो Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर इस तरीके से बनेगा। अच्छा, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लिखते हैं, मान लीजिए हमने कांस्टेंट के ले लिया, फिर K1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये रूल जो बताया था ये आपका कूलाम का नियम हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए इनका डेफिनेशन ये दिया है कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ठीक है, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। इसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो सेम चीज इन्होंने भी बताया था कि Q1 Q2 नाम के यहाँ पे दो आवेश हैं, इनके बीच के डिस्टेंस r है, तो इनको मिलाने पर जो इक्वेशन बना हमारा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा यानी क्या आएगा। अच्छा, इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, तो इस कांस्टेंट को कहते हैं एक समानुपातिक नियतांक है। ठीक है,
इसका मान जो है निम्न रूप से व्यक्त किया जाएगा। तो इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे के का? तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला आपके पास से आ गया है, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको जब के की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से देखिए जब के की वैल्यू निकालेंगे तो के इक्वल टू क्या बनेगा हमारा, एफ इंटू है ना आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2, इस तरीके से बनेगा जब के की वैल्यू आप निकालेंगे तो, है ना। तो अगर के की यहाँ पे हम मात्रा निकालें, ठीक है, इसका यूनिट निकालें तो क्या बनेगा, एफ का मतलब क्या होता है आपका न्यूटन, ठीक है, आर मतलब दूरी यानी मीटर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 कुलाम गुणे कुलाम बराबर कुलाम स्क्वायर। तो जो के की वैल्यू आ गई आपकी न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर बटे कुलाम स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि आपका के की वैल्यू जो होती है उसका यूनिट जो है वो न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर आ गया। अच्छा, बात करेंगे इसकी वैल्यू की, तो के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्साइलन जीरो, इसको बोलते हैं एप्साइलन जीरो, ठीक है। ये आपका निर्वात में विद्युतशीलता है, ठीक है। एप्साइलन जीरो आपका निर्वात का विद्युतशीलता है। तो इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है आपका 9 × 10⁻⁹ न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो आपको याद रखना है एप्सिलॉन जीरो का मान होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जस्ट इसका अपोजिट इसका यूनिट होता है, क्योंकि एप्सिलॉन जीरो का मान इतना होता है, ठीक है। अब बात कर सकते हैं इसके वीमी सूत्र की, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला की। तो आपका जो इसका वीमी सूत्र होता है वो होता है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पे आवेश जो होता है, आवेश का आपका बीमा होता है 80, ठीक है। तो आवेश स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लग गया। फिर बल का होता है mLT⁻², और दूरी का होता है एल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए आप लोग कुछ कटेगा तो है नहीं, तो बाद में इसमें जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एम नीचे है तो ऊपर गया तो -1, फिर L⁻³ T⁻4, फिर A⁻2। तो ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो कुलाम्स का नियम आ गया वो क्या है, F इक्वल्स टू, अब यहाँ पे K की वैल्यू रख दिए, ठीक है। अब अभी फॉर्मूला क्या था हमारा, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इस तरीके का हमारा फॉर्मूला था। हमने यहाँ पे K की वैल्यू क्या रख दी, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुटअप कर दी इस जगह पे। तो हमारा फॉर्मूला इस तरीके से बन गया, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, ये निर्वात क्यों लिखा है, निर्वात का मतलब होता है भाई आपका ऐसा क्षेत्र, ठीक है। निर्वात का मतलब समझ लीजिए, ऐसा क्षेत्र जहां पर वायुमंडलीय दाब से कम दाब हो, ठीक है, जहां वायुमंडलीय दाब से कम दाब हो, या फिर वहां पे जो गैसियस प्रेशर होता है वो कम हो। जैसे मान लीजिए आपने आपके पास एक बॉटल है ना, आपके पास एक बॉटल है, आपने क्या किया, यहाँ पे इसको मुंह लगा के खींच लिया इसका एयर, तो ये बॉटल थोड़ा सा पिचक जाएगा इस तरीके से, है ना। तो यहाँ से पिचक गया, तो अब इसके बीच जो है बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा, अंदर का प्रेशर आपका कम होगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग वैक्यूम इसमें है, यानी कि निर्वात है। तो वही चीज इसमें बता रखा है कि ये निर्वात में ये फॉर्मूला आपका है। अब ठीक है, अब यहाँ पे आइए देखिए, यहाँ पे जो इसका सीजीएस में पद्धति में जो मात्रक होता है, सीजीएस पद्धति में जो इसका मात्रक होता है वो आपका होता है, इससे बल का मात्रक क्या होता है डाइन, और इसका मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर। और फिर कुलाम का सीजीएस पद्धति में मात्रक स्टेट कुलाम होता है, ठीक है। तो सीजीएस पद्धति में भी इसका मात्रक आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे एक कुलाम की परिभाषा क्या होगी, तो एक कुलाम की परिभाषा कैसे निकलेगा, देखिए क्या फॉर्मूला होता है, एफ इक्वल्स टू के, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इन सब की वैल्यू अगर हमने 1 रख दिया तो के की वैल्यू हमारी क्या है, एफ इक्वल्स टू 9 × 10⁻9, इतना होता है आपका। तो यही इसका आंसर आएगा, तो इसका मान ये हो जाएगा। तो एक कूलम्ब की परिभाषा आपकी क्या हो गई कि निर्वात में या फिर वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के आवेशों के मध्य, समान परिमाण मतलब दोनों की वैल्यू 1 है, मध्य 9 × 10⁻9 न्यूटन का विद्युत बल कार्य करता है। तो चालक का परिणाम का
जो आपका आवेश का मान होगा वो 1 कूलाम होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी का हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।